नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों का। सीएम धामी का यूसीसी को लेकर बड़ा बयान। उत्तराखंड यूसीसी किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं। क्रिसमस से पहले नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ी, होटलों के कमरे भी हुए महंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों को उत्साह की तरह मनाने की तैयारी। 26 दिसंबर को निकलेगी 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल यात्रा। नए साल में होगा चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन। पंजीकरण के लिए टेक्नोलॉजी का होगा बेहतर इस्तेमाल। नेपाल में भूकंप के झटकों से उत्तराखंड की डोली धरती। दहशत में घरों से बाहर निकल भागे लोग। रिएक्टर स्केल पर 4.8 रही तीव्रता। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ाएगा कोहरा परेशानी। वहीं पाले को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के तवा घाट नेशनल हाईवे पर हुई भारी भूस्खलन के चलते आवागमन बाधित हो गया। भूस्खलन इतना जबरदस्त था कि आसपास मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं भूस्खलन के बाद अब मौके पर नेशनल हाईवे को खोलने का कार्य प्रगति पर है और जिला प्रशासन के अधिकारी और बीआरओ की टीम मौके पर मौजूद है। वहीं पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने कहा कि इस घटना में किसी के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, बल्कि घटना सड़क पर हो रहे कार्यों के चलते हुआ है, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। एक मेजर लैंडस्लाइड होने की खबर है। इसमें रोड जो है अभी ब्लॉक है। इस संबंध में जो मीडिया में खबरें वायरल हो रही हैं और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। रोड जरूर बंद है। मौके पर वर्तमान में एसडीएम और बीआरओ की एजेंसियां रोड वाइडनिंग इक्विपमेंट्स और जेसीबी वगैरह के साथ में मौके पर हैं और रोड को शीघ्र ही खोल दिया जाएगा। उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि उस क्षेत्र में रोड वाइडनिंग के कार्य चल रहे हैं। इस वजह से जो लैंडस्लाइड की घटना हुई है, लेकिन शीघ्र ही रोड को खोल दिया जाएगा। रुड़की नगर निगम चुनाव में भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के दावेदार भी लगातार आवेदन करने में लगे हुए हैं। मेयर पद के जिला समाजसेवी सचिन गुप्ता की पत्नी पूजा गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलीम खान की पत्नी जहां आरा बेगम, कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नीलम सैनी ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को अपना आवेदन सौंपा। वहीं शहर के अलग अलग क्षेत्रों से पार्षद पद के दावेदार भी आवेदन कर रहे हैं। सत्ती मोहल्ला वार्ड 33 से कांग्रेस नेता मोहम्मद मुखशीर, वार्ड 36 से सामिया कांग्रेस नेत्री शहनाज, वही वार्ड 38 से सचिन कुमार और वार्ड 24 से प्रियंका जैसे आदि ने आज आवेदन किया है। वहीं सभी आवेदन अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने अपना आवेदन किया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि जनाधार लगातार बढ़ रहा है और इस बार रुड़की मेयर कांग्रेस का ही जीत दर्ज कराएगा। जैसे कि महिला सीट है तो आवेदन देने में महिला सशक्तिकरण के साथ ही आई हूँ और अच्छा लग रहा है कि इस बार सभी महिलाओं को मौका मिल रहा है आवेदन करने का, मेयर की सीट का प्रत्याशी बनने का। तो मैं कहूँगी कि बहुत बढ़िया बात है ये। क्या मानते हैं, क्या प्रमुख समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। आप चाहे वो जल भराव कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि पार्किंग से रिलेटेड कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि सड़कों से, हर तरह की समस्या है यहाँ पे। लगभग पिछले 7 वर्षों से मैं लगातार अपने क्षेत्र की जन समस्या के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। चाहे रात हो दिन हो, मैं लोगों की हर समस्या का 24 घंटे उनके लिए खड़ा रहता हूँ और इसीलिए लोगों का इतना प्यार मिला है। लोगों ने मुझे बढ़ा के आगे किया कि आप हमारे वार्ड से चुनाव लड़िए और हम आपको जिता के निगम में भेजेंगे। पद के लिए चौथा आवेदन है और महिला सीट है। कांग्रेस महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करती। इस देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री महिला थी इंदिरा गांधी। इस देश की सबसे शानदार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, वो भी महिला थी। इस देश की बहुत बड़ी क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई, वो भी महिला थी। बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी। रुक करते
बढ़ते अगली खबर का। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में वन नेशन वन इलेक्शन पर नई बहस छिड़ गई है। पहाड़ प्रदेश में इस कानून की व्यवहार्यता पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में एक और अब जहां आपदा और बर्फबारी के साथ ही पहाड़ विषम भौगोलिक परिस्थितियां इसकी व्यवहारिकता का प्रश्न चिन्ह लगा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए जेपीसी गठित कर दी गई है। जेपीसी में लोकसभा के 27 तो नहीं, राज्यपाल के 12 सदस्य होंगे। इससे पहले एक देश एक चुनाव को लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ भारी हंगामा किया था। वहीं केंद्र सरकार ने वोटिंग के बाद आए नतीजों के बाद इस बिल को जेपीसी में भेज दिया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में क्या एक देश एक चुनाव संभव है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों से अलग होने के साथ ही अन्य चुनौतियों के चलते सरकार के लिए एक साथ चुनाव कराना पहाड़ जैसी चुनौतियों से कम नहीं। हालांकि मोदी सरकार की ओर से लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए जेपीसी गठित करने के फैसले को उत्तराखंड में भी भाजपा इसका स्वागत कर रही है। भाजपा का तर्क है कि एक और जहां इस व्यवस्था से बार बार लगने वाली आचार संहिता से बचा जा सकता है, तो वहीं धन खर्च की भी बचत होगी। हालांकि विपक्ष भाजपा के दावों को हवा हवाई बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। एक देश एक चुनाव जो है ये बहुत अच्छा और साहसिक निर्णय है और इससे फायदे नुकसान इससे कुछ नहीं है। फायदे ये है कि जो देश में पूरे 5 साल में चुनाव होते हैं, लगातार चुनाव के कारण जो आदत से लगने के कारण जो विकास के प्रभावित होते हैं और विकास प्रभावित होने के साथ साथ जो खरबों रुपये का जो खर्चा चुनाव पे होता है उससे सरकारी मशीनें जो चुनाव में व्यस्त रहती है, जिस कारण सारे काम का अवरुद्ध हो जाते हैं। एक देश एक चुनाव होने से ये सब चीजें रुक जाएंगी और सरकार देश को एक अच्छी सरकार मिलेगी जो पूरे 5 साल चलेगी और पूरा राज्य और देश का एक साथ विकास होगा। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाए हैं। यह बहुत अच्छा है, देश के हित में है, देश की जनता के हित में है, हमारी अर्थव्यवस्था के हित में है। कुछ कठिनाइयां आएंगी, जैसे कहीं मौसम ठीक नहीं रहेगा, कहीं आपदाओं का सीजन है, लेकिन वो सब चीजें देश से ऊपर है। देश इन सबसे ऊपर है। देश के हित में वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है, तभी हमारा देश विकसित देश बनेगा। इसलिए ये लागू होना चाहिए, अतिशीघ्र लागू होना चाहिए। देखिए, कभी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करती है, कभी सरकार एक राष्ट्र एक कानून की बात करती है, कभी सरकार आपके यूसीसी की बात करती है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, इस देश के लोकतंत्र का है कि सरकार कभी बेरोजगारी में भी बात करेगी, कभी महंगाई में बात करेगी, कभी पलायन की बात करेगी। और उत्तराखंड का उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि न कोई पलायन में चर्चा है, खनन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है उसमें कोई बात नहीं है। शराब का आप रोज़ सुन रहे हैं नया सा नया किस्सा, शराब माफिया किस तरह से सक्रिय है, किस तरह से नशे का कारोबार इस प्रदेश में चल रहा है, उस संबंध में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं, लेकिन हमारी चुनौती है सरकार को कि जो भी करना है सरकार करे, क्योंकि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार होता है। आपको बता दें कि देश में 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। हालांकि 1967 के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वहीं एक ओर जहां देश भर में एक साथ चुनाव पर बहस छिड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर धामी सरकार के राज्य में एक के बाद एक कई चुनाव टाले गए हैं। इसके तहत निकाय, पंचायत, सहकारिता, छात्र संघ और सहकारिता के चुनाव टाले गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। जो सरकार पिछले 8 सालों से हरिद्वार जिला पंचायत के चुनाव और पूरे प्रदेश के जिला पंचायत और पंचायतों के चुनाव एक साथ न करवा पा रही हो, वो एक नेशन एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और आज़ादी के बाद पूरे देश के अंदर अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो बहुत वर्षों तक एक नेशन एक इलेक्शन होता था। बाद में कुछ सरकारें समय से पहले गिर गई, इस कारण से ये पूरा चक्र बाधित हुआ है। ये कोई नई थ्योरी नहीं है, कोई नया करिश्मा नहीं है। और भविष्य में कोई भी राज्य सरकार किसी भी कारण से नहीं गिराई जाएगी।
ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। अन्य जो तकनीकी दिक्कतें वन नेशन वन इलेक्शन में है, उस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हमेशा असमंज की स्थिति में रहती है। क्या आज ही चुनाव हो रहे हैं? क्या आज ही जो है एक चुनाव होगा पूरे देश के अंदर? मुझे लगता है कि कांग्रेस की समझ को इस वक्त इतनी छोटी हो चुकी है। जब उनका कार्यकाल था, आपको याद होगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कम से कम 11 साल बाद चुनाव कराने का काम किया था। तो आज अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने हमेशा सबको लेकर के चलने का काम किया है। और यहाँ पर अगर चुनाव की अगर हम बात करें तो जो केंद्र की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो सपना है, उसको पूरा किस तरीके से किया जाएगा, ये जनता के साथ जनता की भावनाओं के अनुरूप इस सारी चीजों को लेकर के चला जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बेहतर सोच है कि इसमें हमारा खर्च भी कम होगा, हमारी आर्थिकी पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्रीय सरकार ने अभी यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के एजेंडे पर कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे देश के संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा होगा कि एक आपने जिस प्रकार से नीति बनी हुई है कि विधानसभा के जो चुनाव हैं वे हर राज्य में उनका समय अलग अलग होता है और लोकसभा का समय अलग अलग होता है। उसी प्रकार से जो हमारे पंचायती चुनाव है या निकाय चुनाव है, सबका समय अलग अलग होता है। तो ये दूसरी एक तरफ तो ये बोलते हैं कि इसमें हमारे जो खर्च है उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लोकसभा या अन्य चुनाव होते हैं उसमें करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने प्रचार में। इसी प्रकार से अगर इनकी हर धर्मिता इसी प्रकार चलती रही तो आने वाले समय में ये एक नेता, एक पार्टी और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी जनता के ऊपर थोपा जाएगा। अगर जनता इसका विरोध नहीं करती है, पार्टियां इसका विरोध नहीं करती है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है। कुल मिलाकर देश के साथ ही उत्तराखंड में एक राष्ट्र एक चुनाव पर नई बहस शुरू हो गई। हालांकि उत्तराखंड में इस कानून की व्यवहारिकता पर सवाल उठने लगे। वहीं एक के बाद एक धामी सरकार की ओर से चुनाव टालने को लेकर भी विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब बात कर ले देहरादून की, जहां दून विश्वविद्यालय देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले के तवाघाट धारचूला नेशनल हाईवे जल्द खुल जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पिथौरागढ़ जिले के तवाघाट धारचूला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित हुआ है, लेकिन राहत की खबर है कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मलबे को हटाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने के साथ ही जिला प्रशासन व संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्ग को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। धारचूला के पास, तवाघाट के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है, लेकिन क्योंकि पहले से जानकारी थी और वहाँ पर छोटे वाहन इत्यादि सब पहले से ही हटा दिए गए थे, तो कोई जान माल की कोई क्षति नहीं है। तो मार्ग कुछ अवरुद्ध हो गया है, वहाँ पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी जो है वहाँ पर जेसीबी मलबा हटाने का काम कर रही है। आज शाम तक संभावना है कि वो मार्ग फिर से खुल जाएगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको रुड़की से बता रहे, जहाँ कांग्रेस से मेयर टिकट के लिए पूजा गुप्ता ने अपना आवेदन महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को दिया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती हो तो वह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी और शहर के विकास के लिए मजबूती से कार्य करेंगी। रुड़की के सिविल लाइंस में महानगर अध्यक्ष के कैंप कार्यालय पहुंची कांग्रेस महासचिव सचिन गुप्ता की पत्नी पूजा गुप्ता ने अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह को आवेदन पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि वह उन नागरिकों को नहीं है जो अपने घर के पुरुषों के दम पर चुनाव लड़े और केवल डमी मेयर के रूप में कार्य करें। वजह से कि महिला सीट है तो आवेदन देने में महिला सशक्तिकरण के साथ ही आई हूँ और अच्छा लग रहा है
कि इस बार सभी महिलाओं को मौका मिल रहा है आवेदन करने का, मेयर की सीट का प्रत्याशी बनने का, तो मैं कहूँगी कि बहुत बढ़िया बात है ये। क्या मानते हैं, क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिसको लेकर? बहुत सारी समस्याएं हैं, आप चाहे वो जल भराव कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि पार्किंग से रिलेटेड कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि सड़कों से, हर तरह की समस्या है यहाँ पे। लगभग पिछले 7 वर्षों से मैं लगातार अपने क्षेत्र की जन समस्या के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, चाहे रात हो दिन हो। मैं लोगों की हर समस्या का 24 घंटे उनके लिए खड़ा रहता हूँ, और इसीलिए लोगों का इतना प्यार मिला है। लोगों ने मुझे बढ़ा के आगे किया कि आप हमारे वार्ड से चुनाव लड़िए और हम आपको जिता के निगम में भेजेंगे। पद के लिए चौथा आवेदन है और महिला सीट है। कांग्रेस महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करती। इस देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री महिला थी इंदिरा गांधी। इस देश की सबसे शानदार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, वो भी महिला थी। इस देश की बहुत बड़ी क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई, वो भी महिला थी। बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी और अब बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, जहां उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से साइलेंट नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने इस बार अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उनकी पार्टी फिलहाल वेंट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं सुमित हृदयेश ने बताया कि आरक्षण निर्णय को लेकर कहा कि पार्टी अपने ही जाल में फंस चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा की आंतरिक उलझनें और कांग्रेस की सतर्कता से निकाय चुनाव से दिलचस्प मोड़ आ सकता है। फिलहाल कांग्रेस अपनी रणनीति पर विचार कर रही है और भाजपा की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। संसद चुनाव और भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटों का आरक्षण करा उसी माया जाल में खुद फंस गई, और जो सीट ओबीसी आई है अब उसमें दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में भी भरपूर हो गई है और कांग्रेस में भी हमारे जो उम्मीदवार हैं वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि अंतिम सूची अभी नहीं आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक जो राजनीति है कहीं ना कहीं उसमें बहुत हो चुकी है, और इसकी वजह से ये भी कई लोग मान रहे हैं कि शायद सीट परिवर्तित कर दी जाए। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, लेकिन कांग्रेस हर परिस्थिति में तैयार है। हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सीट चेंज होती है तब, उस सारी वैकल्पिक स्थिति में कांग्रेस के पास मजबूती से चुनाव लड़ने की पूरी मशीनरी तैयार है। हम मजबूती से चुनाव में जाएंगे। खबर डोईवाला से, जहां प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा कभी भी की जा सकती है, जिसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस के साथ तमाम दल अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए रायशुमारी कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों की निगरानी में हो रही रायशुमारी में तमाम नाम सामने आकर अब प्रत्याशी चयन का फैसला पार्टी हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया है। डोईवाला में भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी करते हुए जहां 3 महिलाओं ने अपना दावा पेश किया, तो वहीं 14 भाजपा नेताओं ने मजबूती के साथ पर्यवेक्षकों के सामने अपने दावे को रखा है। ग्रामीण क्षेत्र के ये अपडेट देना चाहूँगा कि डोईवाला नगर पालिका इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और सब कार्यकर्ता ये मन में पूरा विश्वास लेके चल रहे हैं, पूरी उत्सुकता के साथ काम कर रहे हैं। और आज यहाँ नगर पालिका प्रत्याशी और वार्डों के प्रत्याशी का चयन हो रहा है, एक रायशुमारी हो रही है और 3-3 नामों का उसमें पैनल बनाया जाएगा। उसके बाद जो उपयुक्त प्रत्याशी होगा, सबको साथ लेकर चलने वाला, पार्टी को आगे बढ़ाने वाला, और उस पर अंतिम निर्णय जो है पार्टी के उच्च नेतृत्व के द्वारा किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कार्यकर्ताओं का विश्वास देखते हुए और कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के प्रति समर्पित भावना को देखते हुए लगता है।
खबर विकासनगर से, जहां संसद में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए विवादित को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में विकासनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान की आरती कर अपना विरोध प्रकट किया। जहां मीडिया से बात करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया और जिनसे देश का संविधान लिखा, उन्हीं पर सत्ताधारी दल के लोग अनर्गल बयानबाजी कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। को लेकर के आज इकट्ठा हुए कांग्रेस, क्या है पूरा मामला? देखिए, सन 2014 से हम इस देश में एक ऐसी सरकार को देख रहे हैं जिसका भारत की संविधान में कोई यकीन भरोसा नहीं। उन्होंने समस्त संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने ना स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया और ना भारत के संविधान के निर्माण में कोई भूमिका निभाई। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि भारत के संसद में सरकार का एक प्रतिनिधि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अनर्गल प्रलाप करने की स्थिति में आ गया। ये लोग उस पवित्रता को जानते नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।